तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित इस सरस काव्य संगम कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सबसे पहले इस विश्वविद्यालय के मनीषी विद्वान कुलपति प्रोफेसर एस.डी. चारण साहब, जिनकी बुद्धिमत्ता को हम नमन करते हैं कि विज्ञान और तकनीकी के प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स के बीच में काव्य की निशा को सजाने के लिए आपने ये उपक्रम जुटाया। कोरोना काल के अवसाद को आनंद में परिवर्तित करने के लिए आपने इस तरह का एक संकल्प किया और उस संकल्प को अमली जामा पहनाया। ये तदर्थ आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर वाई.एन. सिंह साहब, डॉक्टर गुरवीर सिंह जी, सामाजिक दायित्व निर्वहन प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर ममता जी शर्मा और उनकी पूरी टीम, अभिषेक जी, और इस काव्य निशा को सरस और शानदार बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए कवि कुल शिरोमणि हमारे अग्रज श्रीमान राजेंद्र जी राजन सहारनपुर, आदरणीय राजेश जी विद्रोही, भाई दीपक जी पारिक और आप तमाम जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं डॉक्टर गजादान चारण शक्तिसुत। आज की इस काव्य निशा में हम कविता की सरस से जुड़ करके अपने जीवन को सुरम्य बनाने का उपक्रम जुटाएंगे। मित्रों, साहित्य व्यक्ति को सरसता और सुंदरता देता है। साहित्य का काम जीवन मूल्यों की रक्षा करना है। साहित्य का काम संस्कारों का संरक्षण करना और संस्कार को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना है। साहित्य व्यक्ति के भीतर की कला को जिंदा रखता है, जीवटता को जिंदा रखता है, संघर्ष के भीतर भी ईमान को जिंदा रखता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मानवीय मूल्यों को संजीदा बनाए रखने में साहित्य की अहम भूमिका होती है। आज विज्ञान और तकनीकी के इस प्रौद्योगिकी के दौर में आप सब भावी वैज्ञानिक इस सरस काव्य निशा से जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये हमारी कविताएं आपके भीतर को सरस करेंगी, आपके अवसाद को, आपके भीतर की थकान को, आपके भीतर के स्ट्रेस को दूर करने वाली हैं। हम समाज से और राज से जुड़ने के लिए, हमारे संस्कारों से जुड़ने के लिए इन कविताओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं। कविता का उद्देश्य मात्र मनोरंजन नहीं है, यद्यपि मनोरंजन भी कविता कराती है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, सिर्फ मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वो उपदेश के मर्म भी इसमें साथ में मिलेंगे। आज इस सरस काव्य संज्ञा दिशा में हम सब गीतों के सबल हस्ताक्षर राजेंद्र राजन सहारनपुर को सुनेंगे। आपको लगेगा कि हिंदी गीतों की एक सशक्त परंपरा है। किस तरह से एक व्यक्ति सामान्य से सामान्य और विशेष से विशेष घटनाओं को अपने गीतों में ढालता है और कैसे मीठे कंठ से प्रस्तुत करता है, जिनके साथ में श्रोता झूम उठते हैं। गजलों की दुनिया के बेहतरीन शायर श्री राजेश विद्रोही लाडनू, जिनको सुन करके, जिनकी गजलों को पढ़ करके हम लोगों ने कलम उठानी सीखी, वो आज हमारे साथ में है। और हास्य व्यंग्य के मंचों पर अपनी धाक पिछले 15 वर्ष से धाक और साख दोनों जमाने वाले, बनाने वाले युवा कवि दीपक पारिक भीलवाड़ा हमारे साथ हैं। हम बिना किसी औपचारिकता के, जैसे मेरे से पहले संचालन करने वाले डॉक्टर गुरवीर सिंह जी ने कहा कि कवियों का परिचय तो उनकी कविता होती है। एक शायर की पंक्तियां हैं दो, उन्हीं में कवियों का परिचय करता हूं। उन्होंने लिखा कि दलीलें हुज्जतें करना तो केवल वक्त खोना है, कसौटी खुद बताती है कि पीतल है या सोना है। वो पता लगता है, इसलिए हम उसी को कसौटी मानेंगे कविता को। मां सरस्वती की वंदना का एक दोहा, क्योंकि हमारी कवियों की परंपरा में सरस्वती वंदना, मां भगवती सरस्वती का आशीर्वाद लेकर के हम शुरू करते हैं। इसलिए मां भगवती सरस्वती की वंदना में नाथुदान मेहारिया का राजस्थानी का एक दोहा प्रस्तुत करते हुए आज की काव्य निशा का हम शुभारंभ करते हैं। उन्होंने लिखा कि सुरपति वाहन तरु भके नरपति वाहन नाज, तो वाहन मोती चुगे मतू सारा सरताज। सुरपति माने इंद्र का वाहन तो मोती, इंद्र का वाहन सुरपति वाहन तरु भके, इंद्र का वाहन जो हाथी है ऐरावत, वो पेड़ खाता है। नरपति वाहन नाज, जो नरपति राजा है उसके वाहन घोड़ा, वो अनाज खाता है। लेकिन हे मां सरस्वती, तेरा वाहन हंस है जो मोती चुनता है। जिसका वाहन मोती चुनता हो, उस मां के विवेक की, उस मां की महिमा का कौन बखान कर सकता है। हजारों फन से शेषनाग भी जिसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। हम उस मां को नमन करते हैं बार बार।
और उस वीणा पानी का वंदन करते हुए उस माँ का आह्वान करते हुए कि हे माँ, अगले इस 1 घंटे में हम जो हमारे शब्दों के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कुछ संदेश देना चाहते हैं, हमारे साथ में रहे, उसका वरद हस्त हम पे रहे। मैं आज की इस काव्य निशा का शुभारंभ, क्योंकि सारे युवा जुड़े हैं, युवा वैज्ञानिकों के बीच में एक युवा कवि हमारे साथ में है जो उनकी भावनाओं को समझता है, उनके मन को समझता है, युवाओं के रंग को समझता है, ढंग को समझता है, और उसके साथ में विशेषता ये कि ये भी समझता है कि कवि का दायित्व क्या होता है। इस नाते मैं इन पंक्तियों के साथ में दीपक पारिक को आमंत्रित करूंगा। किसी कवि की पंक्तियां है कि सूरज को विश्राम की मिलती कैसे छूट। सूरज को भी थोड़ा विश्राम चाहिए होता है, और उसको विश्राम देने के लिए काम कौन करता है? सूरज को विश्राम की मिलती कैसे छूट, दिया अगर पीता नहीं अंधकार के घूट। दीपक जब अंधकार के घूट को पीता है तो सूरज को थोड़ा विश्राम मिलता है। ऐसी चारण जैसे सूर्य को थोड़ा सा विश्राम देने के लिए आज हमें यह अवसर मिला है। मैं दीपक पारिक को आमंत्रित करता हूं। हमारे पास में सबके पास 12 से 15 मिनट का समय, इसलिए इस टेक्निकल व्यवस्था को भी हम देखेंगे कि नया मामला है। हमेशा तो हमारे सामने श्रोता रहते हैं, उनका आई कांटेक्ट होता है, उनकी बात और चाह हमें सुनाई देती है, उनकी तालियां हमारी ऊर्जा बनाती है। लेकिन आज काल्पनिक श्रोता आपको समझने हैं, इसलिए हम 12 से 15 मिनट में अपनी बात कहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं दीपक पारिक को। स्वागत दीपक सर। नमस्कार आप सबको। अपने गुरुदेव को वंदन करता हूं। अखंड मंडलाकारस्य व्याप्तम येन चराचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं इस विद्यालय के, महाविद्यालय के समस्त गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, समस्त मेरे भाइयों को नमस्कार करता हूं, और मेरे जितने भी आदरणीय कविगण हैं उन सबको प्रणाम करता हूं, और अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं ढंग से। नाम दीपक पारिक, मूल निवासी भीलवाड़ा, कद 5 फुट 8 इंच, पत्नी 1, बच्चे 2। ताजा प्राप्त सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वजन 80 किलो। सन 2021 तक 110 किलो का लक्ष्य दिया गया है। परियोजना पर काम जारी है। ऐसा नहीं है, मैंने वजन कम करने की भी बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने वो सारे योग किए जो बाबा रामदेव ने एक आंख बंद करके बताए थे। उन्होंने कहा कि गाजर मूली का प्रयोग करो, खाने में गाजर मूली खाओ। मैंने 6 महीने तक गाजर का हलवा बना करके खाया, 1 साल तक मूली के पराठे बना करके खाए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ कि पन्नवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था, पन्नवाड़ी जी को बातचीत में फंसा लिया था। चूना कथा और मीठा पान ले चले गए, बैंक में से कुछ चोर पैसे ले गए, तो लगा चलते शरीर में से जान ले चले गए। देवता विलासिता में मशगूल रह गए, राक्षस ब्रह्मा से वरदान ले चले गए। देवता विलासिता में मशगूल रह गए, राक्षस ब्रह्मा से वरदान ले चले गए। और हम सब काउंटर सेट करने में रहे, माल्या जी तिजोरी का सामान ले चले गए, माल्या जी ले चले गए। और कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की तो, कॉलेज का कार्यक्रम मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की याद आ गई कि कॉलेज की पढ़ाई जब दिल लगा कर की तो दिल मेरा लड़कियों की राजधानी हो गया। परिवार वालों की नजर में आवारा बना, लोग कहते हैं रोग खानदानी हो गया। तीर जब उड़ कर के लगा नसीब को तो मान लो कि फैसला आसमानी हो गया। और प्यार मैंने किया और शादी दूसरे से हुई, सोचता हूँ यार मैं भी आडवाणी हो गया, मैं भी आडवाणी हो गया। घर में खुशियों का दीप जलाकर मान बढ़ाया बेटी ने। देश की एक बेटी हिमा दास ने 6 गोल्ड मेडल जीता करके भारत का जो सर ऊंचा किया। घर में खुशियों का दीप जलाकर मान बढ़ाया बेटी ने, विजय पताका फहराने का पाठ पढ़ाया बेटी ने। बेटी को बोझ समझने वालों, सोचो कुछ तुम भी बदलो, कदम कदम पर कदमों में संसार झुकाया बेटी ने, कदम कदम पर संसार झुकाया बेटी ने। तो मैं 2 पंक्तियां, आदरणीय गजदान साहब सुन रहे हैं, आदरणीय राजेश विद्रोही जी, राजन जी, मेरे सभी अग्रज सुन रहे हैं, गुणवीर सिंह जी सुनिए कि मैं 2 पंक्तियां, बेटों को निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं 2 पंक्तियां बेटों के लिए भी लाया कि 1 गोल्ड मेडल तो हम बेटे भी जीत जाते, 1 गोल्ड मेडल तो हम बेटे भी जीत जाते यदि प्रतियोगिता में लूडो और पबजी के खेल भी शामिल किए जाते। क्या बात है, क्या बात है।
वाह नहीं, हम वाह, बैठे तो इसी में क्या खोए हुए हैं। बात मैं है, बहुत गजब। इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मैं मतलब आपको सच कह रहा हूँ, समस्त बड़ों के सामने मैं ये बात स्वीकार करता हूँ सहजता से कि मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। तो मैं ये बिल्कुल। बात कह रहा था कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मुझे फोन किया था। गुणवीर सिंह जी, आप सुन रहे हैं? मोदी जी ने, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, पहला झूठ आप फोन बोलते मुझे ही नहीं किया कभी। था। कहा दीपक एक समस्या है। मैंने कहा क्या? बोले जब से अपनी अपनी हॉकी खेलने वाली टीम को जहां भेजते हैं वहीं से हार के आती है। तो मैंने कहा गलत तरीके से खेलोगे तो हारोगे। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा जी सबको पता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, फिर इसे जी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की क्या जरूरत? सही सही ऐसे सही। ही खेलोगे सही कहा हारोगे, आपने। है ना? मतलब हम कहाँ लगे हुए हैं हम सब। आजकल वो टिकटॉक बंद कर दिया सरकार ने। मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि बहुत बढ़िया कदम उठाया। इस देश को लूटा जा रहा है। इस मोबाइल के ऐप इस देश में इस तरह से थोपे गए और इस देश के युवाओं को बाधित किया गया, क्योंकि विश्व में सर्वाधिक दावेदारी भारत के युवा करते हैं नौकरियों की। है एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्ना लाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई, आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी एकदम नया स्टाइल, ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में, जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग, मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात हाथ में आते ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर वाह, चढ़ा, मुन्नी का जनसंपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए क्या बात। कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाले गैंगरेप जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। कम उम्र बहुत में बढ़िया, बहुत मोबाइल के बढ़िया, हाँ हवाले देवी जी, मत शानदार करो। कविता, ये वाह। वह देश बधाई। है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे, सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सत के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया, राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया, मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था, धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था, कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली, एक गाय वाह, चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। तो हम तो उस बहुत देश के बढ़िया। लोग हैं। हमें भटकाया जा रहा है। हमारे यहाँ 51 फुट लंबा रावण बनाते हैं दशहरे के दिन, रावण का पुतला 51 फुट लंबा। और उस रावण के पुतले को स्वयं रावण ने ऊपर से देखा होगा कि मेरा पुतला और ऐसा, तो उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। आप लोग 2-3 मिनट के लिए मुझे रावण समझ लीजिए, कविता अपने आप समझ में आ जाएगी कि एक दिन रावण स्वर्ग स्वागत से स्वागत स्वागत धरती दीपक। पर आया, भगवान श्री राम के मंदिर गया, चीखा, चिल्लाया, बोला प्रभु श्री राम त्राही माम, आपके देश में क्या चल रहा है? मेरा पुतला तक ठीक से नहीं जल रहा है। ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और मेरे लिए लाए हुए पटाखे पार्षदों के बच्चे फोड़ रहे हैं। इन्होंने तो मेरे साथ अब तक की सबसे खोटी कर दी, पैसे खा गए और मेरी मूछों की साइज छोटी कर दी, पटाखे निकालकर वाह, क्या टांगे व्यंग्य है, पतली कर वाह। दी, वाह पेट में दीपक। बारूद की जगह रात भर दी, देख देख कर हंसती है जनता सारी। ये रावण है या भिखारी? हे प्रभु, वाह, जब से आपने धरती से मुंह मोड़ा, इन्होंने मेरे बेटे मेघनाथ तक को नहीं छोड़ा। उसको तो इन्होंने जम करके लूटा, उसको तो इन्होंने जम करके लूटा। जब उसका पुतला जला तो एक भी सूतली बम नहीं फूटा, सिर्फ पटाखे क्या बात, चढ़ाए। क्या बात। उसके हाथ वाह। में बहुत बहुत आभार, उसके हाथ में इन्होंने धनुष बाण तक ढंग के नहीं पकड़ाए। किसी भी पार्टी का आदमी हो, हर आदमी पैसे लेता है और इन्हीं लोगों की वजह से मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण टीवी का मुझे दिखाई देता है। हे हम्म, त्रिलोकीनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, ये कैसा अभिशाप? देश राम का है और लोग रावण के भी बाप। वाह, क्या देश राम का है वाह वाह। और लोग रावण के भी बाप। कदम कदम पर, कदम कदम पर
उसे गिराने वाले उसके अपने थे। मैं शायरी भी करता हूँ कि कदम कदम पर उसे गिराने वाले उसके अपने थे, कुछ ऐसा ही साथ निभाने वाले उसके अपने थे। उसका घर जलने से आखिर कोई नहीं बचा पाया, घी उछाल कर आग बुझाने वाले उसके अपने थे। वाह घी वाह, उछाल कर क्या आग बात। बुझाने वाले उसके वाह अपने वाह, थे। बहुत बढ़िया। इस देश को खतरा बाहरी लोगों से नहीं है, इस देश को खतरा तो है अपनों से ही है। इसलिए मैंने एक जब पाकिस्तान और भारत का कुछ विवाद चल रहा था तो एक हास्य गीत मैंने पाकिस्तान पर लिखा था, जो मैंने जी न्यूज पर भी पढ़ा है। अगर आपकी अनुमति हो और 2-3 मिनट का समय स्वागत, हो तो मैं वो गीत पढ़ देता हूँ। स्वागत दीपक जी, एक गीत पढ़ हाँ, दीजिए। कि बार बार मिस फील्ड करके खिलाड़ी है अपने ही वतन को मैच हरवाए रे। क्रिकेट का खिलाड़ी है इमरान खान, कि बार बार मिस फील्ड करके खिलाड़ी है अपने ही वतन को मैच हरवाए रे। जानते हो मन में तो मान जाओ सच ये है, चाइना का माल कोई काम नहीं आए रे। आग लग गई यदि बम के गोले से कहीं बिलावल भुट्टो कर लेगा हाय हाय रे। और ध्यान रख इमरान बारूद की गर्मी से ही ना रब्बानी के गाल झुलस न जाए रे। तो मार मार कर देंगे तुझे सड़ा टमाटर लाल, हमारी सेना बहुत कमाल, हमारी सेना बहुत कमाल। तो हंसते हंसाते भी सेना के समर्थन में लिखा जा सकता है। निवेदन करता हूँ स्वागत कि स्वागत। पाक वाली गटरी जो पाक सर लाद रहा, घाट खुलने से फर्श पर ढुल जाएगी। और एक बार दो दो हाथ करके तो देख यार, ताकत तेरी भी ताराजू में खुल जाएगी। जंग से जो घबराएगा तो एक बात सुन, जंग से जो घबराएगा तो एक बात सुन, बची कुछ सारी ही इज्जत धुल जाएगी। और भागने में कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा भागने से तेरी पतलून खुल जाएगी। तो तेरे पास है उड़न खटोले, आए थे उड़न खटोले हमला करने के लिए, तो वो हमारे अभिनंदन ने MiG-21 से गिरा दिया। कि तेरे पास, अब हमारी स्थिति क्या है सुनना, कि तेरे पास उड़न खटोले, हमारे पास रफाल, हमारी सेना बहुत कमाल, हमारी सेना बहुत कमाल। और अंतिम बंद पढ़ता हूँ इस कविता का कि पाक छेड़छाड़ बार बार मत कर, अब लड़ने को हमारी सेना मचल जाएगी। कि पाक छेड़छाड़ बार बार मत कर, अब लड़ने को हमारी सेना मचल जाएगी। शेर ने जो जबड़े में जकड़ लिया तो फिर पकड़ सियार की सारी निकल जाएगी। प्यादे भी नहीं रहेंगे ये वजीर भी गिरेंगे चाल यदि चार यदि एक बार सेना चल जाएगी। और एक भी रॉकेट गलती से सीमा पार गया, हाफिज शहीद तेरी दाढ़ी जल जाएगी। तो संकट जब जब भी आता है, संकट जब जब भी आता है, बन जाती है ढाल, हमारी सेना बहुत कमाल, हमारी सेना बहुत कमाल। अगर समय का मुझे ध्यान नहीं है कितने बजे स्टार्ट किया था। हो गया समय सर, हो गया तो अंतिम पंक्तियां, 4 पंक्तियां आपके बीच में रखकर कि गुजरा जो वक्त बहारों के बीच में, हमने भी कर दी शायरी यारों के बीच में। और रिश्ते सुधारने हो तो दीवार तोड़ दो, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में, क्यों झांकते हो रोज दरारों के बीच में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजूदान साहब, गिरदान साहब और रंजन जी, आप सबको प्रणाम करता हूँ। गुणवीर सिंह जी और समस्त महाविद्यालय के स्टाफ को प्रणाम। एक चीज कहना चाहूंगा कि आपका सिर्फ हास्य पे नहीं, बाकी के रसों पे भी बहुत ही अच्छा ग्रिप है। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।